नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया और हॉट टॉपिक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव इस बार किसी वनडे क्रिकेट मैच से कम नहीं होने वाला है। वहां विधान परिषद की सीटें तो हैं 11 और 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इन चुनाव में भी सबकी नजरें चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजित पवार के बीच की लड़ाई पर लगी हुई हैं। के साथ नजर आ रहे हैं। 12 जुलाई को होने वाले विधान परिषद चुनाव में अजीत पवार के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में अब एक एक वोट उनके लिए काफी मायने रखता है। वो बीजेपी की नाराजगी भी झेलने को तैयार दिखते हैं। दरअसल बीजेपी नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गिरोह से साठगांठ के आरोप लगाती रही है। बीते विधानसभा सत्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब नवाब मलिक को अजीत पवार खेमे के साथ बैठा देखा तो उन्होंने अजीत पवार को गुस्से भरा पत्र लिख दिया था। वो जाने और सहयोगी पार्टी जाने, हमको क्या करने का है, कौन किसके साथ जा रहा है जाने दो, हमको क्या लेना देना है। खत उन्होंने लिखा था ना, हमने थोड़ी लिखा था। महाराष्ट्र विधानमंडल 2 सदनों का है। हर 2 साल में विधान परिषद के चुनाव होते हैं। इसमें एक तय संख्या के सदस्यों को चुनने के लिए विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है, लेकिन कुछ विधायकों के निधन और कुछ के इस्तीफे के कारण संख्या घटकर 274 हो गई है। ऐसे में हर उम्मीदवार को जीत के लिए 23 वोटों की जरूरत है। बीजेपी ने चुनाव में 5 प्रत्याशी उतारे हैं। उनके विधायकों की संख्या को देखते हुए 5 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। शिंदे की शिवसेना के 2 उम्मीदवार पार्टी की संख्या बल को देखते हुए जीत सकते हैं, लेकिन मुश्किल अजीत पवार के लिए है। उनका एक उम्मीदवार तो जीत सकता है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को जीत के लिए 4 वोट कम पड़ रहे हैं। अब देखते हैं महाविकास आघाड़ी की क्या संभावनाएं हैं। गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है, उनकी जीत तय है और कांग्रेस के पास 14 अतिरिक्त वोट है। शरद पवार की पार्टी ने पीजेंट एंड वर्कर पार्टी के जयंत पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। शरद पवार के पास 12 ही वोट है, लेकिन कांग्रेस के अतिरिक्त वोटों के साथ वो जीत जाएंगे। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर के पास 15 वोट है। उन्हें जीतने के लिए 8 और वोट जुटाने होंगे। शरद पवार के एनसीपी के नेताओं का दावा है कि पिछले साल जो विधायक बगावत करके अजीत पवार के साथ चले गए थे, उनमें से कई वापस लौटना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर फडणवीस का कहना है कि उनके गठबंधन की ओर से कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की जाएगी। 9 उमेदवारांना निवडून आणण्याकरता हमारे 9 उम्मीदवारों को जिताने के लिए जरूरी वोट हमारे पास हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारा है। इसलिए उन्हें अगर हॉर्स ट्रेडिंग करनी है तो चुनाव होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि महायुति के सारे उम्मीदवार जीत जाएंगे। महायुति से 9 ही उमेदवार निवडून येतील। विधान परिषद चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होते हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं बढ़ जाती है। साल 2022 में भी विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी। उस वक्त एमवीए सत्ता में थी और बीजेपी ने बड़ा झटका दिया था। इस वक्त बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में सवाल यह है कि किसका तीर निशाने पर लगेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहते हैं, सीटें हैं 11, उम्मीदवार हैं 12। अब कौन आउट होगा, कौन 11 जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की, पाला बदलने की आशंकाएं कितनी मजबूत हैं? अनंत जी, एक बात सही है कि क्रॉस वोटिंग की और हॉर्स ट्रेडिंग की बहुत बड़ी संभावनाएं आगे इस इलेक्शन में दिख रही है। देखिए, 2 साल पहले जो हार शिवसेना को राज्यसभा इलेक्शन में मिल चुकी थी, उसका बदला लेने का चांस शिवसेना का भी है। इसलिए उन्होंने मिलिंद नार्वेकर को मैदान में उतारा है। 2 साल पहले राज्यसभा चुनाव हुआ था, उसमें शिवसेना का कैंडिडेट हार गया था। बीजेपी कम वोट होने के बाद भी और सत्ता में नहीं रहने के बाद भी बीजेपी का उम्मीदवार धनंजय महाडिक चुन के आए थे और शिवसेना के संजय पवार हार गए थे। उसके बाद पिछले कुछ दिनों में विधान परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें सत्ता में होने के बावजूद भी कांग्रेस के उम्मीदवार हारे थे। चंद्रकांत हंडोरे उनका नाम, उन्हें बाद में कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया, हार गए थे सत्ता में। और जिस दिन ये चुनाव हारे थे, उस दिन एकनाथ शिंदे अपने विधायक लेके सूरत गए थे
उस दिन ही सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी। 2 साल का पहले का 20 जून का वाकया है, और 2 साल के बाद अब इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे लगता है ये तो जो इतिहास देवेंद्र का फडणवीस, रेफरेंस देख के विजय जी आपने बता दिया कि क्रॉस वोटिंग की संभावना पूरी पूरी है। अब सवाल यह है कि पलड़ा किसका भारी है। देखिए, महायुति के पास यानी एनडीए गठबंधन के पास अपने जो 9 कैंडिडेट चुन के लाने, उसके लिए उनके पास पूरे वोट है, उनके वोटों का उनके पास इंतजाम है। वोट कम है एमयूए के पास, महाविकास आघाड़ी के पास। उन्होंने जो कांग्रेस की जो सीट है, कांग्रेस की वोट सीट सिक्योर है। एक कैंडिडेट चुन के आने के लिए 23 वोटों की जरूरत है, मगर कांग्रेस अब रिस्क नहीं लेगी। अब उससे कुछ ज्यादा वोट प्रज्ञा सातव के लिए, जो राजीव सातव की पत्नी कांग्रेस की तरफ से खड़े, उनके लिए इंतजाम करेगी। एनसीपी की तरफ से जो पीडब्ल्यूडी पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के जयंत पाटिल है, उनके लिए कुछ सिक्योर कर सकते हैं। जयंत पाटिल एक बड़े जो धन सत्ता वाले कैंडिडेट है, वो अपने लिए और कुछ बाहर से जो निर्दलीय है, बीजेपी के 7 पार्टी है, ऐसे वैसे कुछ वोटों की भी इंतजाम जयंत पाटिल कर सकते हैं। और उद्धव ठाकरे ने अपने सेक्रेटरी मिलिंद नार्वेकर उतारे हैं, उन्होंने भी कुछ इंतजाम करने की तैयारी की है होगी, इसलिए उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ। तीसरा सवाल विजय जी अब आपसे ये है, आपने बता दिया कि पलड़ा किसका भारी है, आपने ये इतिहास के रेफरेंस में ये बता दिया कि क्रॉस वोटिंग की पूरी पूरी संभावना है। अब मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, कमजोर कड़ियां दोनों मोर्चों में से कहां पर ज्यादा हैं? कमजोर कड़ियां दोनों मोर्चे में से एक अजीत पवार की जो एनसीपी है, उसमें कमजोर कड़ियां है। दूसरे शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनके यहाँ भी कुछ कमजोर कड़ियां है। देखना पड़ेगा जब वोट गिरेंगे तब क्या हो सकता है, असल में क्या रिजल्ट आता है। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति, और यहाँ की जीत और यहाँ की हार आगे की विधानसभा चुनाव के लिए वो जो गठबंधन है, वो गठबंधन का हौसला बढ़ाने वाली या उनको पीछे ढकेलने वाली जी। बहुत संक्षेप में विजय जी ये भी बता दीजिए कि नवाब मलिक और अजीत जो पवार हैं, इनकी नजदीकी क्या संकेत दे रही है? उसको लेकर भी बहुत सारी चिंताएं बीजेपी खेमे में। बीजेपी को ये करना ही पड़ेगा। नवाब मलिक से बीजेपी का जो संघर्ष है, वो पिछले से जब से उन्होंने यहाँ नारकोटिक्स ब्यूरो के समीर वानखेड़े के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, उस वक्त उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप किए थे। उसके बाद उन पर ईडी सीबीआई वगैरह सारे लगे थे। इसलिए बीजेपी नवाब मलिक के खिलाफ कोई नरम रूप नहीं अपना सकती। वो अजीत पवार के साथ रहेंगे। मुझे लगता है वो पीछे नहीं, अब मुड़ने की नहीं सोच रहे। और दूसरी मजबूरी ये है कि अजीत पवार के साथ रहने की उन्हें बीजेपी का जो फायदा है, उनका जो बेल है, वो सारी चीजें हो सकते। शरद पवार खेमे के साथ रहकर उन्हें ये सारी बीजेपी के जो फेवर की चीजें नहीं मिल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, माफी चाहूंगा आपसे, बीच में आपको रोकना टोकना पड़ रहा है, लेकिन समय की मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा, चल लौटते हैं। तेलंगाना में विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। बीआरएस के 6 एमएलसी देर रात मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार के बाद 6 विधायकों समेत कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब 6 एमएलसी के कांग्रेस में शामिल होने को बीआरएस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही तेलंगाना विधान परिषद में कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 2 दिन पहले भी बीआरएस को बड़ा झटका लगा था, जब पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद के केशव राव कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दल बदल को लेकर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, क्या ऐसे संविधान बचाएंगे? केटीआर ने कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र की भी याद दिलाई। और आपको बताएं, केटी रामाराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी बात कही है। एक पोस्ट उन्होंने जारी किया है। दल बदल करने वाले विधायकों के इस्तीफे की मांग उन्होंने की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, बीआरएस सांसद केशव राव ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनके फैसले का स्वागत है, लेकिन उन बीआरएस विधायकों का क्या जिन्होंने पाला बदला और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा? उन आधा दर्जन विधायकों का क्या जो कांग्रेस में चले गए? राहुल गांधी जी का क्या इस तरह संविधान बचाएंगे? अगर आप बीआरएस विधायकों से इस्तीफा नहीं दिला सकते तो राष्ट्र कैसे भरोसा करेगा कि आप
कांग्रेस घोषणा पत्र के अनुसार 10वीं अनुसूची में संशोधन को लेकर प्रतिबद्ध थे। ये कैसा न्याय पत्र है? और हमारी संवाददाता उमा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए। उमा, बीआरएस में इस भगदड़ को आखिर कैसे परिभाषित किया जाए, कैसे इसको डिफाइन किया जाए? क्या लीडरशिप से मोहभंग हो रहा है बीआरएस नेताओं का, या फिर कांग्रेस के पास कोई खास चुंबक है जो उन्हें खींच रही है? पहली बात तो ये है कि क्या बीआरएस को औकात है ये सवाल करने का, क्योंकि उनकी जो पहली टर्म थी उसमें उन्होंने 25 ऐसे विधायक थे जो दूसरे पार्टी में थे, उनको उन्होंने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। यहाँ तक कि एक एमएलए ने तो बिना रिजाइन किए, एक विधायक ने बिना रिजाइन किए उनको मंत्री भी बनाया गया, तलसानी श्रीनिवास यादव। उसके अलावा 18 एमएलसी भी उनके साथ जुड़ गए, 4 एमपी भी उनके साथ जुड़ गए, और दूसरे वाले टर्म में फिर से 14 एमएलए को उन्होंने अपने साथ लिया दूसरे दलों से, और फिर एमएलसी को भी लिया। लेकिन उस बारी ये कहा गया कि हमारा 2/3 जो कांग्रेस के 18 सीट थे तो उनमें से 12 हमारे पास आए हैं, तो 2/3 का वो फॉर्मूला था। लेकिन वहां पर भी ऐसा था कि स्पीकर ने जब तक 12 नहीं बने तब तक उनकी गिनती नहीं की, वो रुके थे जब तक कि 12 जमा ना हो जाए, और उसके बाद उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि चलिए ये पार्टी स्प्लिट हो गई है, उनकी कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी स्प्लिट हो गई है। इसका इंपैक्ट बीआरएस पे क्या पड़ेगा? नवंबर 30 के इलेक्शन का जो रिजल्ट था, परिणाम जो था, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट इन डिजर्शंस का ही हो रहा है, क्योंकि उनका जो घर है एक तरह से खाली हो गया, क्योंकि 6 विधायक ऑलरेडी जा चुके हैं और विधायक जाएंगे, यही बातचीत हो रही है, और हमें यही दिखाई भी पड़ रहा है क्योंकि वो जाके मिल रहे हैं एडवाइजर से, उनसे बातचीत हो रही है, यानी कि उनके विधायक भी जाने वाले हैं और एमएलसीज को भी एक तरह से कांग्रेस अट्रैक्ट कर रही है। हालांकि काउंसिल में कांग्रेस की कोई मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं बजट जैसे मनी बिल के लिए आपको मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती, और काउंसिल के राज्यसभा जैसे भी पावर्स नहीं होते, यानी कि वो किसी भी बिल को रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ शायद डिले कर सकते हैं 4 महीने तक अगर ऑर्डिनरी बिल है, और 14 दिन तक अगर कोई मनी बिल है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कांग्रेस चाहती है कि बीआरएस को एक तरह से खत्म कर दिया जाए, और यही वजह है कि वो उनके पार्टी को खाली करने में लगे हुए हैं। जी, ये जो लगातार विधायकों के जाने का सिलसिला है, एमएलसीज के जाने का सिलसिला है, क्या ये माना जाए कि ये इसके बाद रुक जाएगा, या और भी लोग लाइन में नजर आ रहे हैं? और भी लोग लाइन में जरूर नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट इंतजार कर रहे हैं कि उनको पार्टी में लिया जाए, कांग्रेस में लिया जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब बीआरएस में कुछ साल के लिए तो उम्मीद नहीं है जब तक कि नेक्स्ट विधानसभा के इलेक्शन नहीं आते। लेकिन कांग्रेस से सवाल यही है कि जिस दिन आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया और आपने उसमें कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि शेड्यूल 10 में आप बदलाव लाएंगे, ताकि जो कोई भी अगर अपनी पार्टी छोड़कर चला जाता है तो वो एमएलए और एमपी से ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके कहने के कुछ ही घंटे बाद यहाँ पर एक तेलम वेंकटराव हैं विधायक, वो आके कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी कि आपने घोषणा पत्र में कुछ कहा, अप्रैल के पहले हफ्ते में ही ये चीज हुई थी 6-7 की तारीख में, और बिल्कुल कुछ ही घंटे बाद तेलंगाना में ये विधायकों का इस तरफ आना शुरू हो गया। यानी कि यही सवाल केटी रामाराव कर रहे हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा, और राहुल गांधी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमते हैं, तो क्या आप अपहोल्ड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? क्या आप अपनी सवाल तो बनता है, लेकिन ये भी शायद सत्य हो चुका है कि कथनी करने का अंतर हमारी सियासत का एक कड़वी सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल क्या है वो सुन लीजिए। सवाल है, क्या लेबर पार्टी की जीत से भारत ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे? आपको बता दें कि ब्रिटेन में चुनाव में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली है। लेबर पार्टी बहुमत के साथ 14 साल बाद सत्ता में वापस आ रही है। ऐसे में सवाल है, क्या लेबर पार्टी के साथ भारत ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे? हॉट टॉपिक में आज इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जाना कहीं नहीं है, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं।